नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुश आमदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप सभी का स्वागत है आपके छोटे से चैनल के ऊपर, जहां मैं आप सभी के लिए क्लास 10 से जुड़ा हुआ तमाम कंटेंट लाता रहता हूं। आज बहुत स्पेशल दिन रहने वाला है, क्योंकि आज ही के दिन आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी क्लास 10 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आई होप कि आप लोग रिसेंटली अपने क्लास 9 से क्लास 10 में आ गए होंगे, और जब बच्चा नई क्लास में आता है तो उसको अलग अलग चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जैसे अभी 9 से 10th में आए हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में क्यूरियोसिटी होगा कि सर एग्जैक्टली हमें क्या पढ़ना है, हमारे केमिस्ट्री के अंदर किस तरीके के चैप्टर है, फिजिक्स के अंदर किस तरीके के चैप्टर है, और बायोलॉजी के अंदर किस तरीके के चैप्टर है। हालांकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो रिजेंबल होता है कुछ कुछ हद तक आपके 9 से, लेकिन फिजिक्स आपका कंप्लीटली डिफरेंट है। जो भी चैप्टर क्लास 10th में डाले गए हैं उनमें से कोई भी 9 से लेना देना नहीं है। हालांकि बहुत सारी नई चीजें आप लोग सीखने वाले हो। आप सभी का एक बहुत बुनियादी तौर पे इंटरेस्ट बन जाएगा अगर आप लोग इनिशियल लेवल पे एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी कड़ी में मैं आज आप सभी के लिए लेक्चर 1 लेके आया हूं, इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आया हूं, जहां पे आज हम आपकी कंप्लीट साइंस का पहला चैप्टर बोल दीजिए, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को शुरू करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बातें हैं, आप लोगों को कुछ बुनियादी तौर पे बातों को समझना है। आपके जो चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है, 3 वीडियोस आएंगी। 3 वीडियोस का मतलब है वहां से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। लेकिन मेरी जो एक तरीके से कोशिश यही रहेगी कि आप लोग क्वेश्चन पे न जाकर के आप लोग कॉन्सेप्ट की गहराई में जाए, डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, ताकि जितने भी क्वेश्चन आप लोग किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, सीबीएसई, एचबीएसई, अदर स्टेट बोर्ड से, आप एक एक क्वेश्चन को टैकल करने में कैपेबल रहे। तो इसी चीज को समझते हुए हम शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली हमें क्या पढ़ना। देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपके जो चैप्टर है उसका टाइटल है, लेकिन उस पर न जाते हुए पहले आप लोग समझिए केमिस्ट्री के अंदर बहुत बुनियादी तौर पे परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, चेंजेस होते हैं। और जब आप लोग चेंज को क्लासिफाई करते हो तो चेंज को आप लोग 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हो। पहली कैटेगरी होती है आपकी फिजिकल चेंज की, दूसरी कैटेगरी होती है केमिकल चेंज की। यानी कि जब भी चेंज की बात होती है, जब भी कुछ बदलाव की बात होती है, तो 2 तरीके के बदलाव होते हैं। एक आपका फिजिकल चेंज होता है, एक आपका केमिकल चेंज होता है। अब यहां पे हमें फोकस करना है केमिकल चेंज के ऊपर, लेकिन इनिशियल लेवल पे माय डियर फ्रेंड्स आपको इस चीज के बारे में समझ होनी चाहिए कि आप चेंज को देख करके ये आइडिया लगा सके कि ये वाला चेंज फिजिकल चेंज हुआ या ये वाला चेंज केमिकल चेंज हुआ। तो पहले अगर आप लोग डेफिनेशन को समझेंगे तो आप लोग कॉन्सेप्ट की गहराई को समझ पाएंगे। चेंज का मतलब होता है बदलाव। देखिए, बदलाव 2 तरीके से होता है। किसी चीज में बदलाव हुआ लेकिन एक नया प्रोडक्ट बना, और कहीं कहीं केस पे प्रोडक्ट सेम रहता है लेकिन उसकी स्टेट में बदलाव हो जाता है, उसके टेम्परेचर में बदलाव हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब माय डियर फ्रेंड्स ये है, जब भी आप लोग फिजिकल चेंज की बात करते हैं, फिजिकल चेंज के अंदर आपको कोई नया प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलता है, कोई नया सब्सटेंस देखने को नहीं मिलता है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, आपके पास ये आइस क्यूब है, क्लियर। अब ये आइस क्यूब आपके पास है, ये वाटर से बना हुआ है। कंपोजिशन वाटर की क्या रहने वाली है? H2O है। तो यहाँ पे आप लोग इसका रेशियो निकाल सकते हैं, क्लियर है। ये क्या है आपका H2O। आप लोग देखेंगे से 218 यहाँ पे कंपोजिशन रहने वाली है, 116 की कंपोजिशन यहाँ पे बनेगी। हालांकि इस चीज को छोड़ दीजिए, एक बार ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। केवल आप लोग ये समझे कि जैसे ये आइस क्यूब है, अब जैसे जैसे आप लोग आइस क्यूब को खुला छोड़ते हैं, ये आपका पिघल करके किसमें चला जाता है? ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके का ये बदलाव तो है, लेकिन यहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना है। पानी ही पहले था, पानी ही अब है, बस स्टेट चेंज हुई है। पहले सॉलिड स्टेट में था, अब लिक्विड स्टेट में आ गया है। तो इस तरीके के चेंज को फिजिकल चेंज कहा जाता है। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जहां पे केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलती है, और जब भी केमिकल कंपोजिशन बदलेगी तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। जस्ट लाइक आप लोग ले लीजिए, मिल्क के अंदर अगर आप लोग कर्ड मिला के रात को सोते हैं तो सुबह पूरा का पूरा मिल्क एक नए प्रोडक्ट में बदल जाता है, पूरा का पूरा क्या बन जाता है? कर्ड बन जाता है। यानी कि मिल्क की अपनी कंपोजिशन थी, अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट करते थे, अब जब वो दही बन गया है तो चीजें बदल गई है। यानी कि जहां पर जिस चेंज के अंदर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस की बदल जाती है वो आपका केमिकल चेंज कहलाता है, और जिस चेंज के अंदर केमिकल कंपोजिशन माय डियर फ्रेंड्स बदलती नहीं
नहीं है वो कैसा चेंज कहलाता है, फिजिकल चेंज कहलाता है। जब आप लोग कैंडल को देखते हो, कैंडल को जलाते हो, कैंडल के अंदर कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। मान लीजिए आपने इस लकड़ी को काटा, ठीक है, कंपोजिशन चेंज नहीं हुई तो फिजिकल चेंज हुआ क्योंकि इसके टुकड़े हो गए, शेप चेंज हो गया है। अगर आप लोग वाटर को बॉईल करते हो तो वो किसका एग्जांपल है माय डियर फ्रेंड्स, वो भी फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। यानी कि जहां पे केमिकल कंपोजिशन नहीं बदला वो आपका फिजिकल चेंज रहेगा, जहां पे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना वहां पे वो क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज कहलाता है। लेकिन जहां पर भी नया प्रोडक्ट बना, जहां पर भी केमिकल कंपोजिशन बदला, वो चेंज केमिकल चेंज कहलाएगा। एंड इन दिस चैप्टर वी आर डील विद द केमिकल चेंज। हमारी पूरी की पूरी चैप्टर, पूरी की पूरी कहानी केमिकल चेंज के ऊपर भी टिकने वाली है। दैट्स व्हाई यू हैव अ नीड टू अंडरस्टैंड इन डिटेल व्हाट आर द एग्जैक्ट साइन टू आइडेंटिफाई कि आपका जो चेंज है वो फिजिकल रहने वाला है कि आपका केमिकल रहने वाला है। क्लियर? तो केमिकल चेंज वो होता है जहां पे केमिकल कंपोजिशन अल्टर हो जाती है। अल्टर का मतलब बदलना, चेंज हो जाती है, उसको क्या बोलते हो, केमिकल चेंज बोलते हो। जब आप लोग लकड़ी को जलाते हो तो यहाँ पे केमिकल चेंज होता है, क्योंकि लकड़ी जब जलती है तो एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसको आप लोग राख बोलते हैं। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के दरमियान, जिसको आप लोग कंबशन बोलते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो यहाँ पे केमिकल चेंज है। जब आप लोग एक एग को तोड़ करके इसको बॉईल करते हैं, ये सब किसके एग्जांपल है माय डियर फ्रेंड्स, ये केमिकल चेंजेस के एग्जांपल है। ऐसे आप लोग और भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको ये वाला जो कॉलम है, ये वाले आपके फिजिकल चेंजेस रहने वाले हैं, ये वाला आपका केमिकल चेंज रहने वाला है। केमिकल चेंज के अंदर मैंने बताया कंबशन, आग जब जलाते हो तो कंबशन होता है। रूटिंग है तो यहाँ पे भी नया प्रोडक्ट बनता है। डाइजेशन के अंदर भी नया प्रोडक्ट बनता है, कंपोजिशन बदलती है। और रस्टिंग के अंदर भी, ये तमाम किसके एग्जांपल है, ये केमिकल चेंज के एग्जांपल है। केमिकल चेंज को जरूर आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। पूरा का पूरा चैप्टर बच्चों केमिकल चेंज के ऊपर टिका हुआ है। फिजिकल चेंज कर मेल्टिंग है, फिजिकल चेंज है। अगर आप लोग श्रेडिंग की बात करते हैं, फिजिकल चेंज है। चॉपिंग की बात करते हैं, फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग की बात करते हैं तो फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज के अंदर अमूमन जर्नली शेप चेंज होता है, या फिर आप लोग स्टेट की बात कर लीजिए। क्लियर? तो एक छोटा सा डिफरेंट था माय डियर फ्रेंड्स कि आप लोगों को समझना है। जब आप लोग केमिस्ट्री के अंदर आते हैं तो आपका कौन सा चेंज केमिकल रहेगा, कौन सा चेंज फिजिकल रहेगा। चेंज का मतलब बदलाव है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस केमिकल चेंज के अंदर एग्जैक्टली हमने क्या पढ़ा, अभी हमने देखा केमिकल चेंज के अंदर सर हमें ये समझ में आया कि केमिकल चेंज के अंदर एक या एक से ज्यादा नया सब्सटेंस बनता है। क्लियर? क्या बताया मैंने, द केमिकल चेंज एक ऐसा प्रोसेस होता है या एक ऐसा चेंज होता है जहां पर एक या एक से ज्यादा नया प्रोडक्ट बन के निकलता है। इसको क्या कहते हो आप लोग, केमिकल चेंज कहते हो। क्लियर? तो केमिकल चेंज इज ए प्रोसेस आप लोग कह सकते हो, या चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है, एक या एक से ज्यादा नया सब्सटेंस जहां पे बनता है, फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हो आप लोग, केमिकल चेंज बोलते हो। और केमिकल चेंज को ही एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। इस चीज को आपको जरूर याद रखना है। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस होता है। ध्यान से समझिए मेरी बात। केमिकल चेंज की डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल चेंज ही होता है। और केमिकल चेंज एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं। इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या होंगे, आपके न्यू सब्सटेंस क्या होंगे, बनेंगे। तो इस केस में आप लोग उसको क्या बोलोगे, केमिकल चेंज बोलोगे। तो केमिकल चेंज इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर देन वन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। इसको क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब जब केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप लोग सिंपल, पहले तो बताइए मेरे को, केमिकल चेंज हुआ कि फिजिकल चेंज हुआ। मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा है आपका, जैसे कार्बन है वो आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड आपका फॉर्म हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्या हो गया, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया। क्लियर? तो अब आपको समझना है ये वाला जो चेंज है, केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। तो ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग सब्सटेंसेस थे और ये दोनों कंबाइन हुए और एक नया सब्सटेंस बन गया। तो डेफिनेटली
जाहिर सी बात है कंपोजिशन भी बदली होगी। यहाँ पे कार्बन इंडिविजुअल था, ऑक्सीजन इंडिविजुअल था, और जब CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो वहां पे कंपोजिशन कोई और होता है। ये तो आपको समझ में आया ना। और यहाँ पे प्रोडक्ट नया बना है, यहाँ पे कुछ और था और यहाँ पे कुछ और बन गया, यहाँ पे ये आपका न्यू सब्सटेंस बन गया। तो आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि दिस इज अ केमिकल चेंज, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। अब इसको आप लोग लिखने के दो तरीके हैं। आप लोग क्या लिख सकते हैं, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे पूरा स्टेटमेंट लिखे, ठीक है। तो ये तो केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन हो गई। कई बार होता है कि इतना लंबा हम लोग लिखना नहीं चाहते हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इतना लंबा हम लोग लिखना नहीं चाहते। केमिकल रिएक्शन क्लियर हो गया, केमिकल चेंज क्लियर हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गया। बात किसकी हो रही है, रिप्रेजेंटेशन की हो रही है। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी केमिकल चेंज होता है, तो उसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, हम लोग पूरा इंडिविजुअल वर्ड्स में लिखे कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं। सिंबल्स का मतलब जैसे कार्बन को C से रिप्रेजेंट किया जाता है अलोंग विद देयर स्टेट, यानी कि उसकी स्टेट के साथ, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। देखिए यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में S लिखेंगे मतलब सॉलिड रहेगा, ब्रैकेट में L लिखेंगे मतलब लिक्विड रहेगा, ब्रैकेट में G लिखेंगे तो मतलब गैस रहेगा, और अगर आप लोग AQ लिखेंगे तो मतलब एक्वस रहेगा। ये आपके स्टेट रहेंगे, जो भी आपका केमिकल है, जो भी आपका एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे आपका कार्बन है, तो कार्बन आपका सॉलिड स्टेट में होता है, तो मैंने C सॉलिड स्टेट में लिख दिया। आपका ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में होता है, मान लीजिए गैसियस स्टेट में है। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो CO2 गैसियस स्टेट में बनता है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जो भी आपका केमिकल रिएक्शन था, हमने उसको सिंबल्स की फॉर्म में, फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया, तो इसको केमिकल इक्वेशन बोला जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या था, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा नया सब्सटेंस बन के निकलता है, तो उसको क्या बोला था, उसको बोला था हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या कहलाता है, वो आपका केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्लियर? तो बहुत बुनियादी तौर पे आप लोग अब इसका इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे कि कैसे कैसे इस चैप्टर के अंदर चीजें चलने वाली है। बहुत आसान चैप्टर है, मैं नहीं कहता बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है। चुनिंदा टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये फाउंडेशनल चैप्टर रहने वाला है। यहीं से आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है, यहीं से आप लोगों को बहुत कुछ नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। बहरहाल एक बार इस टॉपिक को समझ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन के बाद आपका अगला टॉपिक क्या है, केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन मैंने बताई, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन विद सिंबल एंड फॉर्मूला। यही तो हम लोगों ने क्लियर किया ना कि सिंबल और फॉर्मूला की हेल्प से जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन बन जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ एग्जांपल्स माय डियर फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, ध्यान से देखिएगा। क्लियर? कुछ बुनियादी बातें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आपका H2 का एक मॉलिक्यूल है, H2 का एक मॉलिक्यूल है, टोटल 2 H2 के मॉलिक्यूल है। क्लियर है? इंडिविजुअल है। यहाँ पे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे रिएक्शन हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। आपका 2s2O2 के साथ रिएक्ट हुआ, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके H2O बना लिया। H2O का मतलब क्या होता है, वाटर। क्या हो गया आपका, वाटर। तो यहाँ पे हुआ क्या, कंपोजिशन बदली, नया प्रोडक्ट बना। आपका हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, उससे क्या बन गया, वाटर बन गया। तो ये क्या हुआ, ये आपका केमिकल रिएक्शन है। और ये जो आपका हो रहा है, ये क्या किया आप लोगों ने, 2s2 प्लस में O2, 2s2O, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो ये जो केमिकल चेंज हुआ है, ये इसकी क्या है, केमिकल इक्वेशन है। क्लियर? जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। ये जो एरो है, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी रिएक्शन किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ हुई है। जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आपका दिखाता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इस डायरेक्शन, इस जो ये सिंबल है, किसको दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके दो अलग अलग सब्सटेंस थे, ठीक है ना, जो रिएक्ट किए आपस में, क्या किए, रिएक्ट किए और एक नया प्रोडक्ट बना। तो जो एरो के राइट हैंड साइड में होता
है माय डियर फ्रेंड्स केमिकल रिएक्शन के दरमियान, उसको आप लोग प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर? तो ये क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो भी है आपका लेफ्ट साइड में, इसको आप लोग रिएक्टेंट बोलते हो। तो रिएक्टेंट C प्लस में रिएक्टेंट O2, यानी कि जब भी केमिकल रिप्रेजेंटेशन, केमिकल इक्वेशन आप लोग लिखेंगे तो एरो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को, और इसके लेफ्ट साइड में जो आपको दिखेगा वो आपके रिएक्टेंट होंगे। फाइनल जो आपको मिलता है वो क्या कहलाता है? आपका प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे A आपका कोई भी रिएक्टेंट है, वो B के साथ रिएक्ट करेगा, तो A एंड B बोथ आर द रिएक्टेंट, और आपको क्या मिल जाएगा? C आपका क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर? और आपकी डायरेक्शन देखिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आपकी मूव ऑन होती है डायरेक्शन। ठीक है, ये इक्वेशन है, ये आपकी जो रिएक्शन है ये कहां से कहां तक गई है? आपकी A B से, और आपको क्या मिला है? C तक मिला है। ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? तो बहुत सिंपल सा फंडा है माय डियर फ्रेंड्स। जब आप लोग आ ही गए हैं तो आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। उम्मीद मैं ऐसा करता हूं कि यहां तक आपको चीजें बड़ी स्मूथली समझ में आई होंगी। कुछ नहीं समझ में आया तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कोई सजेशन देना चाहते हैं कि सर आप ये वाली चीज इस तरीके से कर सकते हैं, ये वाली चीज इस तरीके से कर सकते हैं, तो वो भी सारी चीजें लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि आने वाले जो लेक्चर से काफी उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके और आप सभी की और मेरी दोनों की एक तरीके से हेल्प हो सके। बहरहाल ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई। इस पूरी क्लास के दरमियान हमने समझा माय डियर फ्रेंड्स, इनिशियल लेवल पे मैंने आपको समझाया चेंज क्या होता है। दो तरीके के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अलग अलग एग्जांपल को हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने समझा केमिकल चेंज की क्या डेफिनेशन होती है, केमिकल रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, कहां से कहां तक आपकी जो बेसिकली रिएक्शन है वो चलती है। क्लियर? तो ये कुछ बुनियादी बातें थी। अब ऐसा नहीं है कि कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब इससे आगे चलते हैं तो एक क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है या केमिकल चेंज होता है, जब भी कोई रासायनिक बदलाव होता है ना, तो क्या उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ गुणधर्म है? तो 4 या 5 गुणधर्म बनते हैं जिसको मैं आपको समझाऊंगा आगे एक निमोनिक्स की हेल्प से। बच्चे भूल जाते हैं, हम सारी चीजों को डिटेल में समझने वाले हैं, तो एक एक चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर? आगे आज अब आप क्या समझेंगे? अब हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है बच्चों, तो उस केमिकल रिएक्शन के दरमियान आपका स्पेसिफिकली क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहने वाले हैं। तो देखिए इसको आप लोग याद कर सकते हैं फैक्ट्स। ये अब ये आपका निमोनिक्स रहने वाला है, ये ट्रिक रहने वाला है। फैक्ट्स का मतलब है FECTS। आप लोग देखिए 2 2 4 और 1 5 अल्फाबेट है, यानी कि केमिकल रिएक्शन के 5 कैरेक्टरिस्टिक होंगे, और यही 5 आपको हर एक किताब में डिस्कस किए जाते हैं। अब 5 के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। जैसे आपका पहले F का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ PPT। ध्यान से समझिएगा, क्या बताया मैंने? फॉर्मेशन ऑफ PPT, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या बोलोगे आप लोग? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आगे मैं पढ़ाऊंगा प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता है, लेकिन अभी आप समझिए प्रेसिपिटेट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया CO2, ऐसे लिख दिया G, यानी कि ये तो क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में था। एक मैं ऐसे लिख दूं CO2, ऊपर का एरो लगा दूं, तो यानी कि ये आपका गैस बन के निकल गया है। कई बार कोई होता है एक सब्सटेंस, उसके नीचे डाउनवर्ड में एरो लगाता हूं। ये डाउनवर्ड एरो जो होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है वो आपका सब्सटेंस क्या है? वो PPT है, प्रेसिपिटेट है। क्लियर? अभी हम इसको डिटेल में इवैल्यूएट करने वाले हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेट, कौन कौन से एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा। तो पहले F का क्या मतलब होता है बच्चों? पहले F का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। E का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स इवोल्यूशन ऑफ द गैस। केमिकल रिएक्शन के दरमियान काफी रिएक्शन में गैसेस रिलीज होती है, तो ये सेकंड E रहने वाला है। FE और C का मतलब होता है चेंज इन कलर। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, चेंज इन कलर, यानी कि कलर भी बदलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो भी साइंटिस्ट लोग रिएक्शन करते हैं, लैब में अगर आप लोग कभी गए हैं तो वहां पे जब आप लोग 2 अलग अलग केमिकल्स को मिलाते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स वहां पे केमिकल्स के कलर चेंज हो जाते हैं, उनका रंग परिवर्तन हो जाता है। वो किसका रिप्रेजेंटेशन है? कि आपके वहां पे केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। इस चीज को आपको याद रखना है। T का मतलब होता है टेम्परेचर में चेंज होना, टेम्परेचर
भी चेंज होता है बहुत सारी केमिकल रिएक्शन के दरमियान। और एस का मतलब क्या होता है, स्टेट चेंज होना। आपकी कुछ चीजें सॉलिड से लिक्विड में चली जाएंगी, लिक्विड से गैस में चली जाएंगी, ऐसे आपके स्टेट में भी बदलाव होता है। क्लियर? तो यानी कि अगर आपको याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, तो आपको किस निमोनिक से याद रखना है, फैक्ट्स, FECTS। एफ का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ई का मतलब होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, और सी का मतलब होता है चेंज इन कलर। उसके बाद टी का मतलब होता है टेम्परेचर चेंज, और एस का मतलब होता है स्टेट चेंज। स्टेट का मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस से जो भी है आपका, वो इस वर्ष आप लोग लेके चल सकते हैं। तो ये 5 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है माय डियर फ्रेंड्स, जिनके बिहाफ पे आप लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को, केमिकल चेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, एक प्रोडक्ट बनता है। कई बार होता क्या है, वो प्रोडक्ट बहुत हैवी होता है सॉल्यूशन से, और वो नीचे आपके सॉल्यूशन की तलहटी में बैठ जाता है, उसको आप लोग बोलते हो प्रेसिपिटेट, और वो होता है आपका इनसोल्यूबल, यानी कि एक तरीके से इनसोल्यूबल सॉलिड होता है जो आपका किसी केमिकल रिएक्शन के दरमियान बनता है। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, अगर आपको प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन को आइडेंटिफाई करना है तो क्या कहेंगे आप लोग, प्रेसिपिटेट इज एन इनसोल्यूबल सॉलिड। ये क्या होता है, एक इनसोल्यूबल सॉलिड होता है दैट फॉर्म फ्रॉम द सॉल्यूशन, जो कहां से बनता है, सॉल्यूशन से बनता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन हो गई, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर एक आपका इनसोल्यूबल अघुलनशील सॉलिड बनेगा, जो नीचे जाके बैठ जाएगा, जो सॉल्यूशन के कंपैरिजन में सॉलिड होगा। डेफिनेट सी बात है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको बोलते हो प्रेसिपिटेट। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको PPT से लिखते हैं, यानी कि क्या होगा, प्रेसिपिटेट। एक रिएक्शन माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी लिखी हुई है, यहाँ पे PbNO3, इसको बोलते हो लेड नाइट्रेट। Pb सिंबल होता है लेड का, NO3 होल ट्वाइस होल स्क्वायर, ठीक है ना, NO3 होल स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, नाइट्रेट होता है। ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि ये आपकी टेस्ट ट्यूब है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं आप लोग टेस्ट ट्यूब। याद रखना ये क्या है, आपकी टेस्ट ट्यूब है। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला, हमने आपका लेड नाइट्रेट डाला है, लिक्विड या एक्वस स्टेट में है। दूसरे में KI, K का मतलब पोटेशियम होता है, I का मतलब आयोडाइड होता है। ये पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है। मैंने दोनों को मिक्स किया, इसमें इसको मिला दिया, ठीक है ना, दोनों को मिक्स किया। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, मिक्स होने के बाद क्योंकि केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन कैसे होगी आपको थोड़ा याद रखना। देखिए यहाँ पे आपका लेड नाइट्रेट है, ठीक है ना, ये एक्वस स्टेट में है। लेड नाइट्रेट आपका रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और पोटेशियम आयोडाइड भी किस स्टेट में है, आपका एक्वस स्टेट में है। अब माय डियर फ्रेंड्स, आपकी रिएक्शन तो होगी, डेफिनेट सी बात है। यहाँ पे लेड नाइट्रेट किसके साथ रिएक्ट करेगा, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा। अब होगा क्या, ध्यान से देखना, यहाँ पे होगा ये जो नाइट्रेट है ना, ये पोटेशियम के साथ चला जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन बन जाता है। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ से निकल गया, यानी कि क्या क्या निकल गया, ध्यान से देखें, ये नाइट्रेट यहाँ से निकल गया, पोटेशियम यहाँ से निकल गया, और यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन बन गया बच्चा। ये एक्वस स्टेट में रहता है। अब प्लस में होगा क्या, आयोडीन किसके साथ चला जाएगा, लेड के साथ, तो लेड आयोडाइड बन जाता है हमारे पास। मैं इसको सही से लिख देता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या बन गया, लेड आयोडाइड। क्योंकि ये प्रेसिपिटेट है इसलिए इसको डाउनवर्ड एरो से लिखा जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स ये रिएक्शन होती है। तो जैसा कि आपने देखा, जो डाउनवर्ड एरो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। तो यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन में होता है, तो सॉल्यूशन है, प्लस में जो आपको गोल्डन कलर का दिख रहा है, ये आपका लेड आयोडाइड होता है, ठीक है ना, ये आपका क्या होता है, लेड आयोडाइड। ये नीचे जम जाता है, नीचे जम जाता है तो एक इनसोल्यूबल सॉलिड हो गया, जिसको आप लोग प्रेसिपिटेट बोलते हो, PPT बोलते हो, यानी कि ये क्या है आपका प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो आपकी पहली रिएक्शन थी जहां पे फैक्ट का F हम लोगों ने क्लियर किया। अगला देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या रहने वाला है, अगला कैरेक्टरिस्टिक रहने वाला है इवोल्यूशन ऑफ द गैस। बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिनके दरमियान, केमिकल रिएक्शन के दरमियान गैस निकलती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। वहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये वाली जो रिएक्शन है ये केमिकल रिएक्शन है। बहुत कम, या फिर मैं कहूं ऐसी कोई फिजिकल रिएक्शन आपको, फिजिकल चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां पे गैस इवैल्यूएट हो। बहुत छोटा सा एग्जांपल आप लोग ले लीजिएगा, आप लोग यहाँ पे ये वाटर लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये क्या है आपका, ये वाटर, और ये छोटा सा टुकड़ा आपको दिख रहा होगा, ये है माय डियर फ्रेंड्स आपके पोटेशियम का टुकड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेशियम ले सकते हैं या फिर सोडियम ले सकते हैं, दोनों ही रिएक्टिव मेटल है।
जब आप इसको इसमें डालते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है जिसके दरमियान माय डियर फ्रेंड्स गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, आपका गैस रिलीज हुआ है, इस चीज को आपको याद रखना, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी बातें हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ द गैस होता है a chemical reaction where the gas is produced as a one of the products such as oxygen और कार्बन डाइऑक्साइड। गैस कोई भी हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड डजंट मैटर, ठीक है। लेकिन गैस अगर निकली तो केमिकल रिएक्शन को, केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करती है। ये दूसरा आपका एग्जांपल है, याद रखना है। जब भी आप लोग वाटर में पोटेशियम को ऐड करते हो, ध्यान से देखो, वन सॉलिड पोटेशियम इज एडेड टू ए लिक्विड वाटर, रिएक्शन ऑकर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड हीट। तीन चीजें हैं यहाँ पे, क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक है। यहाँ पे ये है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, क्या कह सकते हैं आप लोग, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन प्लस में डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है हीट, ये क्या है आपका, हीट रिलीज होती है, ठीक है। ये दूसरी आपकी स्पेसिफिक रिएक्शन रहने वाली है। अब चलते हैं अपनी तीसरे रिएक्शन की तरफ। मोस्ट इंटरेस्टिंग, बच्चे इसको देख के बड़ा एक्साइटेड होते हैं कि कलर बदल जाते हैं। असल में कलर सॉल्यूशन की वजह से बदलते, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से नए सब्सटेंस बनते हैं और नए सब्सटेंस का अपना एक कलर होता है, अपना एक रंग होता है और इसीलिए रंग परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत बेसिक एग्जाम्पल है इसका। स्पेसिफिकली आई थिंक एक्टिविटी भी है आपकी क्लास 10th के अंदर, तो याद रखिएगा, या एक्टिविटी भी आपको देखने को मिलता है। देखिए बहुत बेसिक बात है, यहाँ पे आयरन नेल डाल रखा है मैंने, किसके सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें लोहे की कील डाली हुई है। अब होगा क्या, यहाँ पे देखो मेरी बात यहाँ पे ध्यान से समझो, आयरन जब आपके कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट है, आयरन रिएक्ट करेगा, कॉपर के कंपैरिजन में आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए आयरन कॉपर की जगह आ जाएगा और कॉपर बाहर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा, प्लस में कॉपर अलग से निकल आएगा, ठीक है। ये कॉपर आयरन के ऊपर ही डिपॉजिट होगा, क्लियर। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, लेकिन वही कॉपर सल्फेट अब क्या बन चुका है, अब वो आपका आयरन सल्फेट बन चुका है, ठीक है। तो आयरन सल्फेट का कलर अपना होगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको कलर चेंज देखने को मिलता है। तो जो भी आपकी केमिकल चेंजेज होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनके दरमियान आमूमन ये देखा गया है कि कलर बदलते हैं, रंग परिवर्तन होता है, क्योंकि कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन बदलती है। केमिकल कंपोजिशन बदलने की वजह से नया सब्सटेंस बनता है और नई चीजों का अपना रंग होता है, नए लोगों का अपना रंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो निमोनिक्स बताए थे, आई होप कि वो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। यहां से शुरू किया था हमने, एफ का मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ई का मतलब गैस इवेल्युएट होगी, सी का मतलब कलर चेंज होगा, अब टेम्परेचर चेंज होगा और स्टेट चेंज होगा। अब यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर को समझ लेते हैं। देखिए कलर हम लोग पढ़ चुके हैं, अब टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज मतलब या तो हीट रिलीज होगी या हीट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दो तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है, एक केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिसके दरमियान हीट निकलती है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसके दरमियान हीट सप्लाई करनी पड़ती है। अब ध्यान से समझना, जहां पे हमने सप्लाई की इनकी, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक मतलब हीट होता है, ठीक है। तो दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जहां पे हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ता है, और जहां पे हीट रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो याद रखना, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अ रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम द फॉर्म ऑफ ए हीट, यानी कि सिस्टम हीट रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है जिस रिएक्शन के दरमियान, उसको एक्सोथर्मिक कहा जाता है। जहां पे हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है उसको एंडोथर्मिक कहा जाता है। तो दो तरीके की रिएक्शन है, आमूमन केमिकल रिएक्शन के दरमियान दोनों चीजें होती हैं, हीट देनी भी पड़ती है और रिलीज भी होती है। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर तो हुआ ना, टेम्परेचर में तो बदलाव होगा जब बात हीट की हुई है। मैं फिर बता रहा हूँ, एंडोथर्मिक, थर्मिक का मतलब क्या होता है, थर्मल, थर्मल का मतलब ही होता है हीट। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल, काफी चीजें ऐसी हैं जो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाती हैं, या गैसियस स्टेट से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, यानी कि स्टेट इंटरचेंज होता है, ठीक है। तो काफी ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिनको हम लोग आने वाले वक्त में सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में जरूर समझने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये इंट्रोडक्शन वीडियो था जहां पे मैंने कोशिश की केमिकल रिएक्शन को समझाने की, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज को समझाने की, केमिकल इक्वेशन को समझाने की, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को समझाने की, और
क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहती है जब भी कोई भी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन होता है, अलोंग विद विजुअल्स एंड डायग्राम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब इस वीडियो में इतना ही कंटेंट है। हम मिलेंगे अगले पार्ट में, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।